राम राम सभी साथियों को। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम मेंस का सिलेबस को किस तरीके से डिकोड करें। अक्सर होता क्या है कि हम मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और हम बस पढ़ते चले जाते हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा है और टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किसका क्या वेटेज है और हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो आज हम सोर्सेज, सिलेबस एंड वेटेज इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। खैर आप लोगों को पता ही होगा, बट कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं बता देती हूँ कि 4 पेपर होते हैं, सभी 200 मार्क्स कैरी करते हैं। तो पेपर 1 पे बात करेंगे जिसमें पहली यूनिट के अंदर आता है इतिहास और हमारा कला एवं संस्कृति। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ए के अंदर में राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति है, बी के अंदर भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति है और सी के अंदर विश्व की है। वैसे ही यूनिट 2 जो है वो हमारी इकोनॉमी, उसके अंदर अर्थशास्त्र आता है जो 65 मार्क्स की है और इसमें भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है जिसमें भारत, विश्व और राजस्थान आता है। वैसे ही तीसरी यूनिट जो अपनी है ये 60 नंबर की और ये छोटी यूनिट है। इसके अंदर 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, 20-20 मार्क्स के आते हैं, जिसमें एक समाजशास्त्र, एक प्रबंधन है और एक है लेखांकन एवं अंकेक्षण। ठीक है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अपन सबसे पहले यूनिट 1 पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। इसके अंदर में अपने क्या क्या टॉपिक है। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, बेसिकली अगर आप कुछ और नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था को ज़रूर देख लेना चाहिए। वैसे ही ये वाला टॉपिक ना आपका जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। इस वाले टॉपिक पे आप थोड़ा सा अलग से फोकस दे सकते हैं, ये भी अपन ने प्रीलिम्स में पढ़ा रहता है तो आप वहाँ से इस पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है कि 19वीं व 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, जैसे कि किसान एवं जनजातीय आंदोलन, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट थे, पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे होती है, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन मतलब स्वतंत्रता संग्राम एवं एकीकरण, ये सब आपने प्रीलिम्स में पढ़ाया। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस इसको थोड़ा आपको मीन्स के हिसाब से ना एनालिसिस वे के अंदर में, एनालिटिकल वे के अंदर में इसको थोड़ा सा देखना रहेगा। ठीक है, तो ये अपन को पढ़ना है। फिर आता है राजस्थान की धरोहर, प्रदर्शन एवं ललित कलाएं, हस्तशिल्प एवं वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व विरासत की प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। तो यहाँ पे कला एवं संस्कृति की बात हो रही है जो कि अपन ने सारा प्रीलिम्स में पढ़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ तक जो भी देखो ना, साहित्य हुआ, संत लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियाँ हुई, ये सब हमने प्रीलिम्स के अंदर में पूरा राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रखा है। तो आपको सिर्फ जितना प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है उस पर फोकस करना है और आपको उसके अलावा थोड़ा सा इसको एनालिटिकल वे में पढ़ना है। ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम बताओ किसी डायनेस्टी का, तो आप उसको थोड़ा सा एनालिटिकल वे में समझा सकें। ठीक है, कि उसके असर क्या थे, वो क्यों लाए गए ऐसे रेवेन्यू सिस्टम, फिर उसका प्रभाव क्या हुआ, लोगों जनता पे क्या प्रभाव हुआ, राजस्व कोष पे क्या प्रभाव हुआ, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव हुआ, सोसाइटी पे क्या प्रभाव हुआ। तो आपको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ इसे पढ़ना है। आते हैं दूसरे पिलर पे। हमने ये देख लिया कि हमारा सिलेबस क्या है, अब हमें ये भी देखना है कि भाई ये राजस्थान हिस्ट्री जो है ये यूनिट 1 का सिर्फ एक पार्ट ए है। तो आपको ये देखना है कि इसको पढ़ने का कितना फ़ायदा है और कितना नहीं है, इसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है। तो अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे ना तो आप पाएंगे कि 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें 2 आते हैं आसपास, 5 मार्कर 2 और 10 मार्कर 1, मतलब आपके तकरीबन तकरीबन 24 से 25 मार्क का ये, पूरे 200 के अंदर में से 24 से 25 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, तो आपको उतना ही इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा पढ़ा था या आपको हिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है तो आप इसी को पढ़ते रहो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो अपने को फोकस करना है कि हम मतलब मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट कर पाएँ उस पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लाइक पेचीदा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको नहीं आएगा, दूसरे को नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो कोई घाटे वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ये बेसिक चीज़ें जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी उनको थोड़ा एनालिटिकल वे में पढ़ना, बस इतना करके जाइए। और ये सोर्सेज जो मैं आपको बता रही हूँ आई फील कि ये बहुत सफिशिएंट है उन लोगों के लिए। तो ये रामबाण है जिनने हिस्ट्री, जिनको नहीं पढ़ी हुई है या जो यूपीएससी से आते हैं या जिनका राजस्थान पार्ट वीक है, तो उनको कुछ नहीं करना है। उनको क्या करना है, ये आरबीएससी की बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसे पढ़ना है एक तो। ठीक है, तो अभी अपन ने ऊपर क्या देखा था, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, प्रमुख किसान आंदोलन, जन जागृति और प्रजामंडल, एकीकरण, ये टॉपिक था ना यहाँ पे अपना, ये एज इट इज़ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एकीकरण, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, किसान एवं जनजाति, ये टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, फिर आप आइए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, कला एवं संस्कृति, कक्षा 10वीं की है ये बुक, राजस्थान की ही आरबीएससी बुक है ये, इसे पढ़ना है। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, जैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान दे रखा है। ठीक है, आप ऊपर जाओगे ना तो ये आपको यहाँ दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान, महत्वपूर्ण विभूतियाँ।
ठीक है, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान, महत्वपूर्ण विभूतियाँ। आप अगर इसे पढ़ रहे हो ना तो फेयर चांस है कि जो इसमें से टॉपिक में से आएगा वो इसी बुक से आएगा, क्योंकि पहले जो इस टॉपिक से पूछा गया वो इसी बुक से पूछे गए हैं। फिर ये फोक डांस एंड फोक थिएटर, ये अपन पढ़ चुके हैं, ऊपर ये क्वेश्चन आ रखे हैं इस पर। राजस्थान पेंटिंग एंड फोक आर्ट, कॉस्ट्यूम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये संत एवं देवता, ठीक है, लोक देवता, प्रोमिनेंट सेंट्स एंड फोक डिटीज़। तो आई फील कि कल्चर के लिए ये बुक सफिशिएंट है, और राजस्थान की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है, ये वाली बुक सफिशिएंट है। तो ये दोनों बुक्स ही पतली पतली सी बुक्स हैं, आप इनको अभी भी पढ़ोगे ना तो आप आराम से इनको एक हफ्ते में, एक हफ्ता तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आराम से इसको खत्म कर सकते हो, और आपने जैसे प्रीलिम्स में पढ़ा है तो इट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा, अब ये बुक क्या करें, मतलब कि ख़रीदें कि क्या करें, मतलब इन केस हम मतलब ख़रीद नहीं सकते हैं, तो आप ये राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पीडीएफ डाल रखी है उन लोगों ने, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आरबीएससी की बुक्स की पीडीएफ आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस बात से परेशान नहीं होने की हमारे पास तो बुक नहीं है, कहीं और से मंगानी पड़ेगी क्या। तो आपको कवर बाय कवर पढ़नी है, क्योंकि ये बुक बहुत ही, देखो यार, 160 पन्ने की बुक है। तो ये तो आप कवर बाय कवर पढ़ लो, उसके अलावा बाद में जो बुक्स आएंगी मैं आपको बता दूंगी कि नोट मेकिंग किस तरीके से करते हैं, उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती है, और हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं कि अब इनका कॉस्ट बेनिफिट क्या है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये 24 से 25 मार्क्स का आ रहा है 200 के अंदर में से, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट है ना वो इतना नहीं है कि आप इस पर मतलब बहुत ज़्यादा अपना टाइम खपाएं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइमर बच्चे हैं जिनको राजस्थान कम समझ में आती है उनको मैं बता चुकी हूँ कि वो ऊपर वाली बुक्स देख लें। उसके अलावा जो जो आपके टॉपिक्स रह रहे हैं ना, उनको कोई भी कोचिंग के नोट्स, मतलब जो ऊपर में से टॉपिक्स रह जाते हैं सिलेबस में, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लो जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे भी आपको समझ में आता है, और उनसे पढ़ लो, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ये ज़रूर देख लेना। फिर अगर अपन आते हैं उन लोगों पे जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रो हैं, जिनकी मेंटर्स लाइफ चल रही है, उनको सब आता है और उनको पीएचडी करनी है, वो और रेफरेंस बुक्स जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, वो भी देख सकते हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर में कि इस सब्जेक्ट को ओवरडू नहीं करना है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट कम है, आप पढ़ोगे बहुत सारा लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा और उसमें से आउटपुट इतना आएगा नहीं, ठीक है। मिनिमलिस्ट अप्रोच इज़ द की हेयर। यहाँ आपको ना सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आरबीएससी में दे रखे हैं वो पूरे कवर करने हैं, और बस उतना ही करना है, ठीक है। यही मिनिमलिस्ट अप्रोच है, यही इसी को मिनिमलिस्ट अप्रोच है कि जितना ज़रूरी है बस उतना पढ़ो और उससे ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, बी सेक्शन पे अपन आते हैं, भारत की कला एवं इतिहास, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को देखनी चाहिए कि इसके सिलेबस में दे क्या रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पूरी बुक उठाओ और उसे पढ़ने लगो। तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो रिलीजियस मूवमेंट एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन एवं धर्म दर्शन, ठीक है। यहाँ पे ना जैसे सूफी मूवमेंट्स थे या फिर भक्ति मूवमेंट्स थे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। इससे इसीलिए क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको दे रखा है टॉपिक। फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th century टू 1965 AD। उस वक्त क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, क्या पर्सनैलिटीज़ और इशूज़ थी। यहाँ पे आपको जो मॉडर्न अपना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है 1857 के बाद का और जब तक अपनी आज़ादी होती है तब का, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। उसके बाद 1965 तक के भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज़ पूछे गए हैं। फिर नेशनल मूवमेंट आ जाते हैं। नेशनल मूवमेंट में जैसे अपने क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन और ये सब जो भी आंदोलन थे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th and 20th century, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो किए गए थे, जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है। इन सब पे आपको अपन ने प्रीलिम्स में पढ़ा था, ठीक है। वही चीज़ को पढ़ना है, बस थोड़ा एनालिटिकल वे में पढ़ना है। वहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स याद करते हैं कि ब्रह्मो समाज कौन लेके आया, ये कौन लेके आया, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की। यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसके प्रभाव क्या हुए, ठीक है, उसके उदाहरण बताइए। फिर उससे उसके चलते ब्रिटिश की पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आया, ठीक है। कोई उससे उसके चलते मतलब कोई एक्ट लाया गया कि नहीं लाया गया, लोगों की सोच में क्या प्रभाव आया। तो आपको ये सब टॉपिक्स को ना मल्टी डायमेंशनल पढ़ना है, उसके अलग अलग डायमेंशन से उसको फोकस करना है। फिर अपन आते हैं, इसमें ये पूछा, फिर बोला पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसने अपन को यही बोल दिया था कि अब 1947 के बाद अपने को 1965 तक का बताना है, मतलब कि उसके बाद पुनर्गठन हुआ था और उसके विलय हुए थे राज्यों के, ये जो एक्सेशन हुए थे प्रिंसली स्टेट्स के। फिर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुए थे, वो 1956 वाला, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट से जो आया था। तो वो सब चीज़ें ना
इसके अंदर आती हैं 47 से 65 तक, कि किस तरीके से भारत जिसे आज हम जानते हैं उसने अपना स्वरूप लिया, ये आपको देखना है। तो वो वाले टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं। अब अगर हम इसे देखें तो इसका भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऊपर वाले जैसा ही है, पर मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा कि 30 से 35 मार्क्स का आ रहा है, मतलब राजस्थान से थोड़ा ज़्यादा इसका आ रहा है। तो 2 मार्कर क्वेश्चन जो है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्कर में 2 आ रहे हैं और 10 मार्कर में 2 आ रहे हैं। तो उस हिसाब से 30 से 35 मार्क्स का ये आ रहा है। तो ये सिग्निफिकेंटली राजस्थान हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स का भी है। अब ये हमने देख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इसे पढ़ें कैसे। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ की सहायता मिली। अब आप देख सकते हो, जैसे भारत का इतिहास करके कक्षा 12 की एक किताब आती है आरबीएससी की। इसके अंदर का स्वाधीनता आंदोलन, मुझे लगता है सिर्फ ये टॉपिक है। और राजस्थान का, अच्छा ये तो अपन पढ़ चुके हैं तो इसे छोड़ो। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, सिर्फ ये टॉपिक आप थोड़ी समझ के लिए पढ़ सकते हो, पर इसके अंदर में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली दे नहीं रखा है। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से सभी बच्चे पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम, तो इसके अंदर में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब ये बुक जो है ना, ये थोड़ी मोटी है, थोड़ी नहीं बहुत मोटी है ये बुक। ठीक है, तो आपको देखना है, जैसे इसके अंदर में ये जो अपना टॉपिक है ना, जैसे ये अपना जो टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के आपको इसमें 2 चैप्टर मिलेंगे। एक ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऐसे करके। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, तो आप टॉपिक देखो ऊपर सिलेबस के अंदर में, टॉपिक सिलेबस में क्या दे रखा है, और सीधा वही चैप्टर पढ़ना है, सीधा वही चैप्टर पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीधा वही चैप्टर पढ़ो। तो इसे पूरी नहीं पढ़नी है, इस बुक को कवर बाय कवर मत पढ़ने लगना। फिर ये मैंने आपको बता दिया, सिलेक्टिव स्टडी करनी है इसको। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है, ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो देसी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, इसके लिए ना एक प्रधानमंत्री करके सीरीज़ है। आप उसको खाना खाते वक्त या फिर ऐसे ही खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, वॉकिंग करते वक्त उसे देख सकते हो, सुन सकते हो। 65 तक का आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन हुआ था, क्या लिंग्विस्टिक इश्यूज़ थे, कौन सा स्टेट पहले आके मिला, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के बारे में उन्होंने बता रखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना आपको काफ़ी फ्री डाउनलोडिंग साइट्स में मिल जाएगी, आप करके डालना स्पेक्ट्रम फ्री पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन कल्चर पे। इंडियन कल्चर के लिए क्या है कि इंडियन कल्चर में एक फाइन आर्ट्स की बुक्स आती है, क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी की, भारतीय कला का परिचय करके। ठीक है, इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। इंडियन कल्चर के अंदर में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस जो किया है वो किया है, देखो आप, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा, मतलब इन्होंने सिंधु सभ्यता से लेकर के ब्रिटिश एरा तक की सारी चीज़ें आपको पूछती हैं। तो ये है तो एक लाइन का ही, लेकिन ये बहुत वास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाए, इस चीज़ के लिए देखो, जैसे ये बुक है हमारी फाइन आर्ट्स की भारतीय कला का परिचय, क्लास 11th 12th एनसीईआरटी की, इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये जो बुक है ये 100 पेज की और ये 100 पेज की है, मान लो ये 200 पेज की है, तो आप इसको थॉरो रीडिंग कर सकते हो, जिसमें कि ये वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि ये लोग आजकल काफ़ी डीप पूछ रहे हैं कि डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या थी और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या थी, तो आप इसको एक बार ऊपर ऊपर से भी देखोगे ना तो वो सफिशिएंट होगा। और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पेंटिंग पे फोकस किया, जबकि वहाँ पे इन्होंने सब चीज़ों के बारे में पूछा है, सिर्फ पेंटिंग के बारे में नहीं पूछा है। तो इससे आपके पास टाइम कम है तो इसे आप ऊपर ऊपर से एक बार देख सकते हो, पर ये बुक आप ज़रूर पढ़ लेना। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हुई, ठीक है, सिंधु घाटी की जो कलाएं थी उनके बारे में बता रहा है, फिर मौर्यकालीन कलाएं जो थी, फिर मुराल ट्रेडिशंस जो अपने आते हैं ये भित्ति चित्र वाले, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत हर बार इस पर ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, तो ये आप देख सकते हो। फिर ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर एक दो थे, आप वो देख लेना, नटराज वाले और ये सब, तो वैसे है भी ये छोटा सा ही। ठीक है, तो इस चीज़ पे देख लो। क्लास 11th एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये छोटी है और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, जो रह रही हैं, जो नहीं कवर हो रही हैं वो आप ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, इसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये बुक भी काफ़ी मोटी है, पर ये बुक ना बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है, अच्छे तरीके से ऐसे कि इसमें ना बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह बना रखे हैं, तो वो दिखते ऐसे दूर दूर लिख रखा है, तो ऐसे दिखता है कि वो बहुत बड़ी, पर इतनी बड़ी है नहीं। तो इससे ना आप कुछ टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ, सिंधु सभ्यता हुई, भक्तिज्म एंड सूफिज्म हुआ। ठीक है, ये टॉपिक्स ना इसमें थोड़े अच्छे मिल जाएंगे और एलैबोरेट मिल जाएंगे। और ये टॉपिक्स मैं आपको इससे करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये इसका ना हाई रिटर्न है। ये टॉपिक्स का टेम्पल आर्किटेक्चर पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आता ही है यूजुअली, या तो इस पे आएगा, भक्तिज्म एंड सूफिज्म पे भी हर बार क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता पे भी आ ही जाता है। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपको कर ही लेने हैं, थोड़ा सा डीपली भी अगर आप इनको कर लोगे तो कुछ मतलब घाटा नहीं होने वाला आपका। ठीक है,
तो ये देख लेना। और ये बुक ना पूरी नहीं पढ़नी है, मतलब कॉस्ट बेनिफिट कम है, ऐसा नहीं कि आप पूरी पढ़ने लगो। इसमें एक तो ये जो मंदिर स्थापत्य कला ये बहुत बड़ी है, तो उस पर थोड़ा ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ते ही रह जाओ, थोड़ा सा डायग्राम्स देख लो, एक दो जो मंदिर मतलब कोई भी स्थापत्य कला है उसके जो भी मंदिर के उदाहरण हैं वो लिख लो अपने उसके अंदर में, बस इतना ही देखना है इसको, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। फिर डायग्राम फिगर इनको मतलब अपने नोट्स के अंदर बना लो। मैं एक बार ये नोट्स किस तरीके से बनाते हैं इस पर भी एक वीडियो डाल दूँगी। फिर अपने एग्जाम्पल्स उदाहरण ये सब निकाल लो। अब बात ये आती है कि बहुत हो गया मतलब हिस्ट्री, क्या होता है कि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक सोर्स मिल जाता है। हिस्ट्री के अंदर में इतने सारी बुक्स हैं, हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेकर के। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ कि क्या करना है। स्वतंत्रता आंदोलन आरबीएससी में वो एक चैप्टर है, उसको एक बार ऐसे ही देख लो ताकि थोड़ी समझ डेवलप हो जाए। स्पेक्ट्रम आप पढ़ो, प्रीलिम्स के समय पढ़ी थी तो पढ़ ही लो आप वैसे उसको ना, जो टॉपिक है इसके अंदर मेंस में वो पढ़ लो उसको। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, ये करनी है। फाइन आर्ट क्लास 11वीं और 12वीं की किताब 200 पन्ने की हैं दोनों मिला करके, ये आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए करनी है। फिर जो छूट जाए ना वो आप नितिन सिंघानिया से देख लेना। उसके अलावा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, सूफिज़म एंड भक्तिज़म है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का समय की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको एक बार आप इस बुक से देख लेना। देख लेना मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे अपने नोट्स में लिख लेना, ऐसा नहीं कि उसको मतलब थॉरो रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। वहीं जो इंसान बहुत ही प्रो टाइप हैं, जो पहुंचे हुए लोग हैं, मेंटोर्स लाइफ जिनकी चल रही है, वो और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। दो में सजेस्ट नहीं करूंगी अभी, लेकिन बिपिन चंद्रा की फ्रीडम स्ट्रगल आती है वो अच्छी है, उसमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। ये पहले कक्षा 11वीं और 12वीं की सीबीएसई की बुक भी लिखते थे, मैं बहुत अच्छी बुक लिखी है, लिखी इन द सेंस कि बहुत अच्छे से एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं, तो हम ना उसको एनालिटिकल वे में आंसर पे अच्छे से उतार नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ से थोड़ा अच्छी समझ डेवलप होती है, ठीक है। नितिन सिंघानिया भी अच्छी है अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि आप उससे उदाहरण लिखोगे, आप उससे डायग्राम्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ये प्लासी टू पार्टीशन भी है, ये मैंने ऐसे पढ़ी थी लेकिन ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे किसी को लगता है कि हाँ हमें पीएचडी कर ली और इसी साल करनी है और ऐसा ठान लिया है तो अलग बात है। फिर क्या है ना, ऊपर हमने मतलब इतनी जो भी खिचड़ी पकाई है, इसको हमको मतलब इसका निचोड़ किस तरीके से निकालना है, दैट इज पिलर अल्फा। आपको पेपर एनालाइज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि सूफीज़म आ रहा है, भक्तिज़म आ रहा है, और फिर ये टेम्पल आर्किटेक्चर आ रहा है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सभी टॉपिक्स को इक्वल फोकस मत दो। फिर रिपीटेड क्वेश्चंस जिन भी टॉपिक से आ रहे हैं उनको दो, और ये जो भी सोर्सेज हैं इनके अंदर में से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाओ और पढ़ो। वही इसका भी सेम वही रूल है, कम पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 1 के सेक्शन सी, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास और इसका सिलेबस। अब ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री। क्यों बढ़िया लगता है? क्योंकि इसका सिलेबस इतना पिद्दी भर का है और इसका कॉस्ट बेनिफिट भी कंपैरेटिवली ठीक है। 17 नंबर का ये आ रहा है, ठीक है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 5 का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 10 का भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ मुझे, राजस्थान आ रहा था 24-25 मार्क्स का, हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा था उसके लिए। इंडिया भी 35, चलो इसका 30 से 35 आ रहा है तो इसका फिर भी समझ आ रहा है कि चलो इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है। ये 17 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि आरबीएससी की सिर्फ एक बुक है जो आपको पढ़नी है और उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सब उसमें से आएगा, तो आप मतलब आएगा ऐसा मैं वो फोरकास्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि सब उसी में से आता ही है, क्योंकि जो टीचर बना रहे होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी खुद की बनाई हुई बुक्स को ना। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इन्हीं में से आता है। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का इतिहास, ये एक बुक है अपनी कक्षा 11वीं की आरबीएससी की, और इसमें सब कुछ दे रखा है जो आपको यहाँ मिल रहा है वो एज इट इज़ देखो। एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, एंड रेनासा एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, ठीक है। एशिया एवं अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, ईसवी औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध का प्रभाव। अब यहाँ देखो आप नीचे क्या मैजिक दिखा दूँ आपको, रेनासा, रिफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ना है, रशियन रेवोल्यूशन ही पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1919-1945, वर्ल्ड आफ्टर, चलो ये छोड़ो। फिर मेजर रिलीजन, धर्म सुधार थे ना, यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट आपका सारे टॉपिक्स ऊपर वाले ना इसमें कवर हो गए एज इट इज़, ठीक है। आपको क्या करना है, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं, अब कैसे पढ़ेंगे, इसे छोड़ ही देते हैं, राजस्थान हिस्ट्री कर लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे, ठीक है। ये बुक तो पढ़ के ही जानी है। कम सिलेबस है, लिमिटेड सोर्स है और हाई आउटपुट है, और ये आपको छोड़ना नहीं है। यही पिलर अल्फा है। पिलर अल्फा इज लाइक निचोड़ की बात क्या है, पूरी 100 बात की एक बात ये है कि इसे पढ़ना है और इस बुक को पढ़ लेना है। फील कि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी। अगर कुछ फिर भी आपको लगता है कि हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर।
और कुछ और चीज़ पे अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़े रहो आगे।